जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज का टॉपिक है हमारा कृषि एवं संबंध क्षेत्र, एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर। आप सभी को बता देना चाहता हूँ NCERT की सार संग्रह की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में पॉलिटी पढ़ाया था थ्योरी वाइज, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हमने पढ़ा था और अभी इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं। और आज का टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि इसका प्रैक्टिस सेट कब होता है, तो वो मॉर्निंग में होता है 10:30 AM पे, तो आप देख लीजिएगा। बाकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वो सब चीज़ें भी अच्छे से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रक, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, वह आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? कृषि क्षेत्र आता है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र से तात्पर्य है खेती, मत्स्य पालन, पशुपालन और बागवानी। तो अगर आपसे कोई बोले एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत ही आपका कृषि क्षेत्र आता है। बाकी कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की बात करें तो हम खेती कहेंगे, मत्स्य पालन कहेंगे, पशुपालन और बागवानी आदि से होता है। क्लियर? भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो भारतीय संविधान में कृषि को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है और यह 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। क्लियर? मतलब राज्य सरकार ही कृषि पर कानून नियम बना सकती है। केंद्रीय बागवानी संस्थान, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो नागालैंड में। नागालैंड में केंद्रीय बागवानी संस्थान अवस्थित है। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना किस अध्यक्षता में की गई थी? तो प्रोफेसर ML दंतवाला, प्रोफेसर ML दंतवाला की अध्यक्षता में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। कृषि मूल्य आयोग का नाम परिवर्तित करके कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP, कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया था? तो वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया था। क्लियर? और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसकी स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रोफेसर ML दंतवाला। क्लियर? आगे बढ़े। कृषि मूल्य आयोग, कृषि मूल्य आयोग जिसे हम एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन कहते हैं, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1965 में एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन की स्थापना की गई थी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो CACP का मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में स्थित है। और मैंने अभी आपको बताया था कि CACP का नाम कब चेंज हुआ था? तो 1985 में। किस इसकी स्थापना जिसने की थी, वो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी बता दीजिए मुझे। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की कुल जनसंख्या कितनी है? तो भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की जनसंख्या आपकी टोटल 20 है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनका प्रतिशत कितना है? तो प्रतिशत जो है, देखिए हर वर्ष ये चेंज होता है। तो ये जो रिपोर्ट है आपकी 13.4, ये पुरानी रिपोर्ट है। तो आप इसमें लेटेस्ट रिपोर्ट देख लीजिएगा कि 2024 का कितना है, या मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं ये जान जाऊंगा कि आप कितने अपडेटेड हैं। भारत के कृषि साख एग्रीकल्चर क्रेडिट के संस्थागत स्रोत का घटत हुआ क्रम क्या है? भारत के जो कृषि साख है, एग्रीकल्चर क्रेडिट है, उसके संस्थागत स्रोत का घटता हुआ क्रम क्या है? तो सबसे पहले वाणिज्य बैंक, सरकारी बैंक तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की संतुष्ट वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो MSP आपका
एक साल में 2 बार इसकी मूल्यांकन की जाती है या फिर इस पे संतुष्टि मतलब समर्थन किया जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 2 बार। अगला है हमारा राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिताओं एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन कौन है? तो नेफाड। नेफाड आपका कृषि एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का शीर्ष संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर। भारत में कृषि श्रम शक्ति जिसे हम लेबर फोर्स कहते हैं को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। तो भारत में कृषि श्रम जो शक्ति होते हैं उनको प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। कितने लोगों को? लगभग 60%। देखिए, कृषि हमारे इकोनॉमी में उसका रोल उतना नहीं है जितना पहले था, लेकिन आज के टाइम में बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी रोजगार रोटी कृषि से ही चलती है। बजट 2020-21 ये तो पुराना है, तो इसको आप ना ही याद रखें तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए 24-25 में भारत सरकार ने संपूर्ण वित्त वर्ष हेतु कृषि साख वितरण के लिए कितना लक्ष्य रखा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। मैं आपको बजट भी कराऊंगा, इसलिए चिंता मत कीजिएगा। जैसे ही क्लासेस ख़त्म होंगी सारी, बजट का भी हम सेशन करेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। क्लियर? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्य फसलें जिसे कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं वह आपके सम्मिलित होते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंतर्गत। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका वर्ष 2008 में। वर्ष 2008 में नेशनल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हुआ था। 1:0 हेक्टर से कम 1 या 0 हेक्टर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? तो इसे हम सीमांत जोते कहते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? तो इसे आर्थिक मामलों के मंत्री या मंडलीय समिति, आर्थिक मामलों के मंत्री मंडलीय समिति गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत अनुमानित करती है। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम, भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस वर्ष 1970 में की गई थी। उसके पश्चात प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि संगणना संपन्न कराई जाती है। तो भारत में पहली बार फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब हुआ था? वर्ष 1970 में। उसके बाद प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर 3 चरणों में कृषि का संगणना संपन्न कराई जाती है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले किस राज्य के द्वारा लागू की गई थी? तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा आपका सबसे पहले लागू की गई थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जिसे हम नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO के वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण परिवार में कृषि में विनियोजित परिवारों का प्रतिशत कितना है? 57.8%। लेकिन आप मुझे 2023 और 24 का डाटा बताइए। 2023-24 के हिसाब से ग्रामीण परिवार में कृषि में विनियोजित परिवारों की प्रतिशत कितनी है? ये आपकी घटी है।
राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रणाली अभिकरण इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी के द्वारा किया जाता है? तो विश्व बैंक। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना का पोषण भारत में विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? भारत सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय क्यों लिया है? क्योंकि चाय, कॉफ़ी, रबड़, तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने हेतु। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन नेशनल फूड सिक्योरिटी किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? वर्ष 2007-8 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी वर्ष 2007-8 में आपका प्रारंभ हुआ था। कृषि लागत और कीमत आयोग, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, कृषि लागत और कीमत आयोग वर्तमान में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के अंतर्गत कुल 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, किंतु यह 24 फसलों पर लागू होती है। याद रखिएगा, CACP आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत 22 फसलों के मूल्यों की घोषणा करता है, लेकिन 24 फसलों पर यह लागू होती है। UNDP के प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थितियों का पिता, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। किसको? MS स्वामीनाथन फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम NAFED कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित है? तो ये आपका कृषि विपणन से संबंधित है। आगे बात करें तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्था, चारा अनुसंधान संस्था, भारतीय चारागाह, इंडियन पैस्चर एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर आधारित करती है? सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर आधारित करती है? तो ये आपका अधिप्राप्ति मूल्य, प्रोक्यूरमेंट प्राइस पे सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय या मूल्य आधारित करती है। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस 5 वर्षीय योजना में देखने को मिला था हमें? तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर 8वीं पंचवर्षीय योजना में देखने को मिला था। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण, भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी को हम क्या कहते हैं? इसे हम FCI कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय खाद्य निगम हमारे देश में खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण का देखरेख करती है या नोडल एजेंसी कहते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार, प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार ये वर्ष 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक एवं हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो याद रखिएगा, पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में भारत के कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को मिला था, और MS स्वामीनाथन को भारत का इकोनॉमिक इकोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी MS स्वामीनाथन। दीर्घकालीन कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? दीर्घकालिक कृषि ऋण भूमि विकास बैंक के द्वारा आपको प्रदान किया जाता है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 14.1 करोड़ हेक्टर,
14.1 करोड़ हेक्टर भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है। भारत की जो औसत फसल गहनता है, एवरेज क्रॉप डेंसिटी, वह लगभग 139% है। एवरेज क्रॉप डेंसिटी 139% है। भारत सरकार ने किसानों की आय कब तक दोगुनी करने का फैसला लिया है, तो वर्ष 2022 तक, लेकिन ये टारगेट ड्यू टू कोरोना नहीं हो पाया, तो अभी इनका 2027 से 2030 तक ये टारगेट रखा गया है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसे हम ICAR कहते हैं, इसके द्वारा हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित की जाती है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम, रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? वर्ष 2011-12 में कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा ये चालू किया गया था। जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी तथा भूजोत का छोटा आकार भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता को मुख्य कारण है। तो भारतीय कृषि की जो उत्पादकता है वह निम्न होने का कारण है। सबसे पहला तो जनसंख्या का दबाव, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, प्रचंड बेरोजगारी बहुत है, भूजत मतलब जो भूमि है वो बहुत छोटे छोटे आकार की है, लोगों में बटी हुई है, यही इसका मुख्य कारण है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्था, सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है मैसूर में। सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। आगे बढ़े। कृषि उत्पादन में लकड़ी के हलों के स्थान पर लोहे के हलों का प्रयोग पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति का उदाहरण है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ये आपका निर्यात आयोग कृषि उत्पाद से संबंधित है। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। आगे बात करें तो हमारे देश में कृषि उत्पादन के मूल्य में नकदी फसलों का योगदान 40% है। तो नकदी फसलों का योगदान 40% है। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? तो ये आपका गेतलसूड रांची में, गेतलसूड रांची में आपका एशिया का पहला मेगा फूड पार्क आपका रांची में है। आगे आपके सामने कुछ मेजर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट दिए गए हैं, संस्थान और उनका स्थान दिया गया है। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। पहला है आपका राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड, कहाँ पे है? हैदराबाद में। दूसरा है राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान, कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनंद में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्था, करनाल में। देखिए ये अनुसंधान रिसर्च सेंटर है और ये विकास डेवलपमेंट बोर्ड है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान ये आपका कोयम्बटूर में है। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था, कॉफी का अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? केंद्रीय सेंट्रल का कुर्ग में। और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? चिकमंगलूर में। जूट कृषि अनुसंधान संस्था आपका बैरकपुर में है, क्योंकि जूट सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका वेस्ट बंगाल में होता है। वैसे होता तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में है, लेकिन ड्यू टू इकोनॉमिकली अभी बांग्लादेश की स्थिति खराब है, तो ये प्रोडक्शन इधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्था ये आपका फरीदाबाद में है। डिटडी
चेतावनी संगठन, डी चेतावनी संगठन, ये आपका जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निर्देशालय, ये फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं परीक्षण संस्था, पौध से रिलेटेड, ये आपका हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्था, चौधरी चरण सिंह, जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फार्म हैसर खट्टा में है, आपका खट्टा। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, ये आपका अल्मोड़ा में है, उत्तराखंड। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्था, ये आपका पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्टेबल। लघु किसान कृषि व्यापार संघ, न्यू दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र, गाजियाबाद में है। डिजीज इन्वेस्टिगेशन लैबोरेटरी, ये आपका पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्था, ये आपका कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्था, बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्था, ये आपका जालंधर में है, पशु स्वास्थ्य संस्थान। पशु चिकित्सा जैविक आपका गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशो अनुसंधान संस्था, ये आपका कलकत्ता में है। भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्था, ये आपका रांची में स्थित है। बाकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में लिखित कृषि वृद्धि दर 2.1 थी, किंतु वस्तुतः ये लक्ष्य से अधिक 2.71 प्राप्त हुआ था। मतलब पहला जो पंचवर्षीय योजना था उसमें 2.1 रखा गया था, लेकिन प्राप्त आपको 2.71 हुआ था। तो ये था आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हमने पढ़ा आज की क्लास में आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, जिसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं, वह पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। टोटल आपके 3 सेक्टर्स होते हैं, फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर कहते हैं, इसे मैन्युफैक्चरिंग एवं इंडस्ट्री सेक्टर कहते हैं, इसे हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर आपका आज की टॉपिक में पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। किसी को किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो मुझे कमेंट करके बता सकता है। अपने थॉट, अपने व्यूज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने यूट्यूब चैनल्स या आपके टेलीग्राम, जहाँ भी आप चाहें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, और चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलती रहे। और आपके लिए अपकमिंग वीक में, मतलब अप्रैल से और भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो उसमें भी अप टू डेट रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।